बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की एक्सपेंशन के ऊपर। लास्ट अक्टूबर काजान में जो शो हुआ, जो मीटिंग हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उसकी इंपॉर्टेंस आप इस हवाले से भी समझ सकते हैं कि पूरे वेस्ट की नज़रें इस मीटिंग के ऊपर थी। और जूलिया असांज के फादर ने भी शिरकत की, बल्कि मीडिया पे भी अपीयर हुआ। बल्कि उसने ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ की ये आस है, ये उम्मीद है, और आप दुनिया के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। साथ में वेस्ट ने इसे एंटाई वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे लिया हुआ है। और उसके साथ साथ जॉर्ज गैलोवे, जो कि एक्स एमपीए रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ लॉर्ड के, उन वो भी वहां पे मौजूद थे। और उनकी एनालिसिस भी इसके ऊपर बड़ी सपोर्टिव किस्म की नजर आ रही थी। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस वक्त 9 ममालिक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाने के अंदर भी उनका हिस्सा होगा। फुल फ्लेज मेंबरशिप उनको मिल रही है। जनवरी 2025 में, आपको याद होगा, जनवरी 2024 में ईरान, नाइजेरिया, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इन सबको ऑफर हुई थी मेंबरशिप, जिसमें सऊदी अरब ने होल्ड किया हुआ है बिकॉज उनके इंटरनली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अदरवाइज बाकी सब ने ज्वाइन किया। अभी भी 2 दर्जन से जायद ममालिक हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं मेंबरशिप की। जिन ममालिक को मेंबरशिप फुल फ्लेज मिली है उसमें बेलारूस है, बोलेविया है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान, थाईलैंड, क्यूबा, युगांडा, मलेशिया और उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान इन सारे ममालिक से ज्यादा बड़ा है, मिलिटरली ज्यादा पावरफुल है, इकोनॉमिकली ज्यादा वायबल है। पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा, क्यों नहीं पाकिस्तान को मेंबरशिप मिल रही, उसकी वजूहात क्या हैं? आज इस हवाले से डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब चाइना के बड़े एक इम्पोर्टेंट थिंक टैंक के साथ मुंसलिक हैं, अच्छे रिसर्चर हैं। आपको ये जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कमांड हासिल है, सीपैक और चाइना, आपकी पसंदीदा फील्ड है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे शो के लिए। ऑलवेज ऑलवेज डॉक्टर साहब, प्लेजर। सादा सा सवाल और बुनियादी सवाल कि 9 ममालिक अब उनको मेंबरशिप मिल गई जिनके मैंने नाम भी लिए। उससे पहले जी। जनवरी 2024 में भी 6-7 ममालिक इसमें शरीक हुए। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्यों नहीं मेंबरशिप मिल रही? पाकिस्तान की विलिंगनेस भी है, चाहता भी है, चीन की भी सपोर्ट है, रूस की भी सपोर्ट है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी आके कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे। जयशंकर भी आए एससीओ समिट के अंदर, उन्होंने कहा कि हम इसमें रुकावट नहीं बनेंगे। मसला कहाँ रुका हुआ है? अच्छा, सबसे पहले तो सर बात ये है कि मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान कोशिश कहाँ कर रहा है। वो कौन सा फोरम है जहां पर ये कोशिश हो रही है। मैं तलाश करना चाहता हूं कि वो फोरम कैसा होता है जिसपे ये मान लेंगे कि वहां पर ये कोशिश हो रही है। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जिस टाइम पे लास्ट ब्रिक्स का समिट होना था, शंघाई कॉपरेशन होनी थी, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो आपका मेन हब बना। ठीक। अच्छा, उसके अंदर आपको जो है वेन्यू लेने के लिए इंडिया अगर ताकत रखता है, जो कि वो रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, तो ये पहले मान लेते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग मेंबर है और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान मेंबर बने। अच्छा, अच्छा। ये मैं हाइपोथेसिस आपके सामने पेश कर देता हूँ। 2-3 हाइपोथेसिस हैं कि एक तो इंडिया नहीं चाहता और बीइंग स्ट्रांग मेंबर वो नहीं चाहता कि मेंबर बने। दूसरा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बन जाता है तो पाकिस्तान के पास क्या इकोनॉमिक पोजीशन है जिसकी बुनियाद पर ब्रिक्स से वो फायदा उठा सके। नंबर 2। नंबर 3, उसके पास क्या ऐसी चीज है, क्या ऑयल है, क्या वो मिनरल्स हैं, क्या बलूचिस्तान के ऊपर हर जगह के ऊपर जो है वो मामला जो है वो सब्जुडिस नहीं है। हर मामला जो है वो लीगल मैटर के अंदर फंसा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट के अंदर मामला फंसा हुआ नहीं है। चुनाचे ओपनली तो हम कहीं पे भी अपने मिनरल्स एंड रिसोर्सेज को भी ऑफर नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको गिनवाई, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो किस मुल्क से कैसे करेंसी में ट्रेड कर सकता है जब इसके पास कुछ है ही नहीं। यानी सबसे बड़ा मौका कि ईरान के साथ बार्टर ट्रेड का हुआ, और उन्होंने एक स्पेशल ऑर्डिनेंस की भी बात की कि ईरान के साथ ऑर्डिनेंस कर लें। 60+ अशिया थी, उसके अलावा तेल था, और उन्होंने कहा कि हम इसको लीगलाइज चैनल के साथ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो बार्टर ट्रेड को जारी करना चाहते हैं। और उसमें आप हैरान होंगे कि मैंने खुद वो प्रोडक्ट मेरे घर में आती हैं कोयटा के जरिए, वो शानदार हैं।
और खाने की तमाम अशिया, क्रोसॉन्ट से लेके जैम से लेके इंजीर के जैम से लेकर कमाल चीजें जो हैं वो ईरान ने बना रखी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उससे इस्तेफादा नहीं लिया। अच्छा, एक ईरान से फायदा नहीं लिया, तो मैं ये सोचना चाहता हूं कि हमारे कौन से वो लोग हैं, हमारे, मुझे कुछ दो या तीन नाम ही बता दें कि जो ब्रिक्स के लिए बड़े फोरम्स के ऊपर बात कर चुके हूं, मुझे कोई मजबूत स्पीचेस बता दें, सवाए उन एक्स एम्बेसडर्स के, कि ब्रिक्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, इससे बड़े फायदे होंगे, खित्ते को फायदे होंगे, पाकिस्तान को कहां फायदा होगा, मुझे उसका फ्रेमवर्क तो पता चले। अच्छा, नंबर वन, सबसे बड़ी स्पोर्ट सर मैं आपको यहां बता रहा हूं, जिस वक्त हम यहां पर वेन्यू बने थे, उस वक्त सबसे बड़ी रशिया की स्पोर्ट थी। आपने बहुत अच्छा जिक्र कर दिया कि ब्रिक्स ब्लॉक्स जो थे, वो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर जो कॉम्प्राइज कर रही थी, ब्राजील था, रशिया था, इंडिया था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था, यूनाइटेड अरब था, ईरान था, इजिप्ट था, इथोपिया था एज फुल मेंबर। अच्छा, अब ये बढ़कर आपने मजीद और नाम भी बता दिया, थैंक्स टू यू ऑफ कोर्स। So, the cabinet yesterday acknowledged that Thailand successfully bid to join the BRICS alliance. ये सर आपके लिए खबर है कि ऑफ कोर्स आपको पता होगा, लेकिन अभी नामों में से आपने नाम नहीं दिया था, मैंने कहा ये भी बात बता दे कि थाईलैंड जो है वो सक्सेसफुली बिड कर चुका है, एंड नाउ इट्स अ फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द ब्रिक अलायंस। सो थाईलैंड इज करंटली वन ऑफ द 13th ऑफिशियल ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, इंक्लूडिंग द अल्जेरिया, बेलारूस, बोलिविया, ये आप बता चुके हैं, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, टर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। जब इतने सारे नामों के बाद भी अगर मैं कहीं पे पाकिस्तान को ना पाऊं, तो मैं क्या कहूं? फिर उसके बाद आप ये देखें कि इसके आगे ये ब्रिक्स प्लस में चला गया, और पाकिस्तान जो है उसने जो फॉर्मली एप्लीकेशन दी थी, ये सीरियसनेस है। आप इसको वाकई सीरियसनेस कहेंगे कि मेरी फॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन अगस्त 2023 के अंदर जाती है, तो क्या मैं, इसका मतलब है मैं बहुत ज्यादा सीरियस तो नहीं हूं? अच्छा, दूसरी बड़ी बात, अब आ जाए सर रशिया सपोर्ट के ऊपर। मैं इसमें आपके सामने अर्ज करता हूं सर, रशिया जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे, ओलेक्सी ओवरचांग, he recently visited to Pakistan, opened new avenues for the bilateral cooperation between the two countries. So उनके जो इस्लामाबाद में जो उन्होंने किया मीटिंग, उन्होंने शहबाज शरीफ से की, आसिफ अली जरदारी से की, यहां से उनको कहीं से सीरियसनेस नहीं मिली, उसके बावजूद वो समझते हैं कि रशिया और चाइना, अच्छा, हेड्स ऑफ टू रशिया, हेड्स ऑफ टू चाइना, इन्होंने एवेन्यू तब्दील नहीं होने दिया। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि एक मैच हो, इंडिया अपनी ताकत से वो मैच का एवेन्यू पाकिस्तान नहीं बनने देता, उन्होंने शंघाई कॉपरेशन का वेन्यू नहीं चेंज होने दिया, तो हमें रशिया को भी शाबाश देनी है, हमने चाइना का भी शुक्रिया अदा करना है कि उन दोनों ने हमारा साथ दिया। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये देखें कि ये जो ब्लॉक जो बन रहा है, इसके अंदर न्यू दिल्ली का क्या काम है और वो क्यों नहीं बनने देना चाहता? अच्छा, वो नहीं बनने देना चाहता, इसकी एफर्ट्स बाद में आएंगी, मैंने उसके लिए क्या प्रेपरेशन किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो जो लेकर जाता है, एक तो जयशंकर का जिस तरह आपने कहा कि उसको भी कोई एतराज नहीं है। अच्छा, अब ये ऑफ कोर्स ये चंद मैटर्स हैं, जब मैटर ऑफ कंसर्न मेरा होगा, यानी अफगानिस्तान और रिसेंट आप जो मैटर देख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान ये आपस में नेगोशिएट नहीं करना चाह रहे, ठीक हो गया, इसको मिलिटरली मैटर बना रहे हैं और इसको बता रहे हैं दहशतगर्दी का मैटर। तो दहशतगर्दी का मैटर जो है वो ज्वाइंट वेंचर के साथ होता है, दोनों गवर्नमेंट्स आपस में बैठती हैं, नेगोशिएशन की टेबल पे बैठती हैं, और फिर वो कहती हैं कि ठीक है हम ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि हमने बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं हम्म। कि चाइना की, मैं आपसे एक और नशिस्त के अंदर मैं तमाम प्राइवेट बिजनेस वेंचर्स बताऊंगा जो कि बगैर अभी तालिबान हुकूमत ने या चाइना ने तालिबान और तालिबान ने चाइना को कबूल नहीं किया, यानी दोनों ने यानी जो हुकूमती सतह पर कबूल नहीं किया, लेकिन बिजनेस कितना ज्यादा फैल चुका है अफगानिस्तान के अंदर चाइना का, वो उसकी मैं पूरी डिटेल आपके सामने, पूरी यानी एनालिसिस, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के साथ, डेटा के साथ, एग्जैक्ट फिगर्स के साथ रख दूंगा। लेकिन इधर पाकिस्तान के क्या हालात है? इधर से दो अटैक, यानी एक अटैक पाकिस्तान की तरफ से, वो जो कि सरहद के पार हुआ था, दूसरा अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि सरहद के अंदर हुआ या सरहद के बाहर हमने आउटफिट्स को टारगेट किया, तीसरा हमने ये देखना है कि रिटेलिएशन में जो हमने टारगेट किया वो किस तरफ था, क्या ये जंग बढ़कर फिर दो मुल्कों के दरमियान में बन जाएगी?
क्या इसको फिर हमने इस तरह से सेटल डाउन करना है इन सिचुएशन के अंदर, जब जयशंकर और इंडिया की तरफ से ये लगाया जाता है कि एफएटीएफ को क्लियर किया जाए, आउटफिट्स क्लियर किया जाए। हालांकि बताना तो ये चाहिए, अगर कोई सीरियस मेंबर होता, या फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आप होते, या फॉर एग्जांपल नेशनल डिफेंस ये यानी आपकी जो क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आप होते, आप डेफिनेटली सबसे पहले जो है वो इस केस को और मुद्दे को उठाते, और आप कहते कि हमें ब्रिक्स मेंबर बनना है। हम सबसे पहले इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि रॉ की अपनी तमाम सप्लाईज बंद करें, और अफगानिस्तान को जो आप जो सप्लाईज दे रहे हैं वो बंद करें, बीएलएस को सप्लाईज जो दे रहे हैं वो बंद करें, ताकि हमारा अमन कायम हो और हम उसके अंदर आगे बढ़कर काम करें, और अल्टीमेटली हमारा काम जो है वो पीस है, स्टेबिलिटी है, और सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है। अच्छा, अब सर मैं थोड़ा सा, मुझे अगर आप इजाजत दें, मुझे पता है मेरी वजह से आपका प्रोग्राम हमेशा लंबा हो डॉक्टर जाता है। साहब, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर दे दूं, फिर आप अपनी श्योर बात को बढ़ाइएगा। सर। देखिए, आपने फरमाया कि पाकिस्तान के पास मिनरल्स क्या है, गैस है, गोल्ड है, कॉपर है, और चाइनीज कंपनीज वो कॉपर ले रही हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने खुद जाके ऑब्जर्व किया है, अस्तोर के इलाके के अंदर और गिजर के इलाके के अंदर। दूसरा ये कि जो अफगानिस्तान है, वहां पे भी कॉपर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना इस वक्त कर रहा है। अच्छा, गैस एंड ऑयल के हमारे पास रिजर्व्स भी हैं। वो अलग बात है कि हम खड़े नहीं हुए। खान साहब के जमाने में वो रिजर्व्स बड़े मशहूर हुए, जिसको केकड़ा 1 और 2 की बात हो रही थी, और अब गालिबन कोई सऊदी अरब के साथ डील हुई है। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन का हब है पाकिस्तान, कनेक्टिविटी का हब हो सकता है। इसी वजह से तो रशिया, बेलारूस, चाइना $30 बिलियन के प्रोमिस करके गए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईरान के साथ जो आपने पॉइंट उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी कम से कम तिजारत ईरान के साथ $10 बिलियन की होनी चाहिए। बार्टर ट्रेड में भी एग्जैक्टली। हम तैयार नहीं हो रही। ये भी आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि किसी हमारे मिनिस्टर और जिम्मेदार के मुंह से हम ब्रिक्स का नाम नहीं सुन रहे। इसका मकसद या तो विजन नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल इससे खराब हो जाएगा। मुस्तकबिल से मुराद है मगरिब की तरफ से जो उनको सपोर्ट मिलती है वो जाया हो जाएगी। मैं छोटी सी फिगर रख देता हूँ डॉक्टर साहब, जिन ममालिक को मेंबरशिप दी है, बेलारूस की जीडीपी है $235 बिलियन, 2024 की ट्रू। जीडीपी। ट्रू। आईएमएफ तो उसे $73 बिलियन कह रहा है। ओवरऑल 235 है। बोलेविया $374 बिलियन। एग्जैक्टली। पाकिस्तान जो है $374.6 बिलियन है। डॉक्टर साहब, ये ऑफिशियल है, अदरवाइज अनडॉक्यूमेंटेड तकरीबन $600-700 बिलियन हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन से ज्यादा की है। तो फिर एग्जैक्टली। पाकिस्तान क्यों नहीं डॉक्टर साहब? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया ये, तो पहले तीन बल्कि दो कर लेता हूं, ताकि मैं जिस सवाल पे एग्जैक्टली आना चाहता था आपने आखिर पे वही सवाल कर दिया। सबसे पहले से गिलगित बल्तिस्तान की जो आपकी विटनेस है वो बिल्कुल ठीक है। ये विटनेस मैं आज से नहीं ले रहा, मैं कश्मीर से भी ले रहा हूँ और मैं गिलगित बल्तिस्तान से भी ले रहा हूँ, और मुझे पता है कि क्या करवा रहा है। तो वहां पे जो जीओसी है, वहां पे जो कमांडेंट ऑफिसर है, तो गिलगित बल्तिस्तान में ना गवर्नर की चलती है, ना सीएम की चलती है, ना किसी की चलती है। वहां तो सिर्फ एक आदमी की चलती है, वो जो है वहां का कोर कमांडर है। तो उस जीओसी से पूछना चाहिए कि ये किसकी इजाजत और किसके परमिट से आप प्राइवेट कंपनीज को ये सारी चीजें उठवा रहे हैं। अच्छा, खोतों और गधों के ऊपर ये लाद कर ये सारे के सारे जा रहे हैं, ये हमारे लिए रोने का मकाम है, और ये कोई मेरे लिए हंसने का मुकाम ऑफ कोर्स नहीं है। अच्छा, अब एक तो बात यह है कि हमारे पास रिजर्व्स ट्रिलियन के हैं, और मैंने आपको जैसे बताया था 7,000 अरब डॉलर, 7,000 अरब डॉलर का खाली बलूचिस्तान का रिजर्व है सर। अभी मैंने गिलगित का जिक्र नहीं किया, अभी मैंने आपको आजाद कश्मीर का जिक्र नहीं किया, अभी मैंने केपीके का जिक्र नहीं किया। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें सीरियसनेस नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि गिलगित में आप चले जाएं तो सिर्फ एक आदमी, उन्होंने मुझसे मुलाकात कराई कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो जीओसी थे उस जमाने में, इकराम साहब। सो उसके अलावा सिर्फ एक आदमी जीओसी। सो जीओसी के पास पूरा का पूरा बॉर्डर है, जहां पे भी आम आदमी तो वहां काम ही नहीं कर सकता। जो भी कर रहा है अंडर देयर कमांड कर रहा है। तो हमारे पास सिविलियन कमांडर अथॉरिटी किधर है, और ऑडिट रिपोर्ट्स किधर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किधर है। और आपको पता है कि जो अगर ब्यूरोक्रेसी में अगर आपने काम किया हो, तो आप जब जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं तो वहां पे आपको सेक्रेटरी कर दें, और सेक्रेटरी करके आपको 22वें ग्रेड का चीफ सेक्रेटरी, 21वें ग्रेड का चीफ सेक्रेटरी कर देते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। एंड दैट विल ऑलवेज
वो जो है अंडर द कमांड ऑफ जीओसी होता है, वो जीओसी को सुन रहा होता है। सो मैं यहाँ क्लियर कह रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान से अगर ये सारा माल जा रहा है तो मैं मुबैना नहीं कह रहा, आई नो कि ये उन्हीं की सरपरस्ती में जाता है, तो उनको आंसरेबल होना चाहिए। ये मुल्क के पैसे हैं, ये मुल्क का मादनियात है, ये मुल्क का यूरेनियम है, तो नहीं जा सकता। अच्छा, अब अगली बात जो है वो टेक्निकल पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन में आपके सामने अर्ज करता हूं। अच्छा सर देखें, जो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी, जो कि ब्रिक्स के लिए थी, उन्होंने किया क्या? अब ये चैलेंज क्या है? 2022 में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है, रेट है, वो था तकरीबन नियरली अबाउट द 5%। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेटा, दिस फिगर shrunk to just over 2% in 23 and 24. अच्छा, the total debt to GDP ratio stood nearly about 75% in the last year, compared to just 74% in the previous year. So, alongside decline of the foreign investment flows has added to the country was largely abstracted by the political instability and falling trust in the rule of law. सो अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूं, इसका थोड़ा मैं समराइज ये करता हूं कि मैं अपने जीडीपी के 2% के ऊपर पहुंच गया हूं, और आप ये देखें कि मैं कितना फिस्कल डेफिसिट और डिक्लाइन आया है। आज औरंगजेब मान गया है, आज औरंगजेब मान गया कि हमारी मईशत बहुत बुरे हालात में, ये पनप ही नहीं रही। मैं आपको बताऊं, ग्रोइंग सेल्स ही खत्म हो चुके हैं। जिस मुल्क के अंदर प्राइवेटाइजेशन ना हो तो उसके पास को क्या होगा? आगे सुने सर। तो मैंने ये कहा ना कि मेरे पास पोटेंशियल भी तो हो, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने डी डॉलराइजेशन से मुझे बताया, मैं रशिया से क्या खरीदूंगा, वो मुझसे क्या लेगा? मैं करेंसी स्वैप करूंगा तो वो मुझसे क्या लेगा? सवाए के मेरे पास एक खत्ता है, सवाए के मेरे पास एक जमीन है, सवाए मेरे पास समंदरों का एक रास्ता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे पास है क्या, वो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, जो अंग्रेजी में मैं आपके सामने बात करके फिर उर्दू में आपके ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बता दूंगा। Under these circumstances, the BRICS has already emerged as a key partner. In the light of its challenges, Pakistan had trouble in securing adequate support from the IMF, which has imposed several conditions for its assistance, including implementation of the fiscal adjustment. Number one is fiscal adjustment. मेरी फिजिकल एडजस्टमेंट इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं कि मैं ब्रिक्स को कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं आने वाला हूं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिसके ऊपर आप मुझे लेके डेफिनेट आएंगे। वो है आपका एनडीबी बैंक। जो एनडीबी बैंक बनना है अंडर द ब्रिक्स, मैं पहले आपके ऑडियंस के लिए बता दूं कि ब्रिक्स के बैंक को समझो जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा बयान दे दिया, या हम होंगे या ब्रिक्स होगा, यहां तक बात चली गई है। तो यहाँ पे आपके जो ऑडियंस है वो हमारे साथ ट्यून अप रहे, ताकि तो उनको थ्रेट पता किया है चले कि उन्होंने। होने क्या। अच्छा सर, यहां से जो फिजिकल एडजस्टमेंट है, फिर दूसरी प्राइवेटाइजेशन है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स डेड है हमारे, एंड सोशल सिक्योरिटी नेट। ये चार चीजें मैं दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फिजिकल एडजस्टमेंट नल है, जीरो। प्राइवेटाइजेशन लेस देन ऑफ, इट वाज द 10% ऑफ द टोटल। जो आपके बाबू साहेबान ब्रोक्रेसी में सर बैठे हुए थे, पहले 67% थी, इस्तीफा का मार्क आप जाके देखें, इट वॉज 85%। और मैंने परसों पता किया इट वॉज 91%, जो कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आप अंदाजा करें कि इतनी ज्यादा परमिशन है कि मेरी प्राइवेटाइजेशन इट गोस डाउन बाय लाइक 3% और 4%, 10% से भी नीचे कर दिए सर। तो मेरा अपना लोकल बिजनेसमैन नहीं आ रहा, तो मैं खोतों पे लाद के जीओसी जो है वो चीजें भेजता रहे। तो फिर ये अगर इसने इसी तरह से चलाना है तो कम से कम उनका नाम जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री खोता एसोसिएशन ऑफ द मिनरल्स एंड माइंस कुछ तो बनाए सर। इस तरह का कुछ बना ले, अदरवाइज हमें तो फायदा नहीं हो रहा। बहरहाल सुन, अब जो हालत हमारे पास जो हो गई है वो है कि इट इज नेसेसिटेटेड इंटरवेंशन फ्रॉम द ब्रिक्स स्टेट। और ब्रिक्स का फायदा क्यों है सर? अब मैं यहां पर आपको फाइनेंशियल थोड़े से समझा दूं। सर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने फिजिकल असिस्टेंस ली है आईएमएफ से, जो कि अमाउंट करती है 7 बिलियन। अच्छा, मैं आपको देख देख के नंबर बता रहा हूं, और ये मैंने आपके जब प्रोग्राम में आपके आता हूं तो इसकी 12 घंटे की रिसर्च किए बगैर मैं नहीं आता। सो इस वजह से कि इसका एक नंबर भी मैं इधर से उधर नहीं देखता। देन इसका जो है वो रियल रिसोर्स होते हैं, ये बाय द बुक्स एंड रिसर्च एंड जर्नल्स नहीं होते। अच्छा, पाकिस्तान वॉज एडेड बाय फाइनेंसिंग फ्रॉम द सऊदी अरेबिया, चाइना एंड यूएई। तो ये चारों मेंबर्स हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं, इसका हमें फायदा नहीं।
अब हमें फायदा क्या है भाई, हमें क्यों ब्रिक्स मेंबर बनना था, बनना है और बनना चाहिए? लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा, क्या पाकिस्तान के किसी भी, चाहे औरंगजेब के मुंह से आपको किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ब्रिक्स की अहमियत पे ये बातें आपको सुनाई दें? मसलन एनडीबी जो, जिससे जो डायरेक्शन है, इसको सर आप बेशक टाइटल लगा दीजिएगा, बोरोइंग बेनिफिट फ्रॉम द एनडीबी। जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स बनाने जा रहा है, वो आपसे क्या नहीं लेगा, हमें क्या फायदा है? जो आज हम $7 बिलियन के बाद कर्जा दर कर्जा दर कर्जा दर कर्जा, आज $177 बिलियन का कर्जा है हमारे पे। तो एनडीबी क्या करने जा रहा है? ये मुल्क आपके ऊपर कर्जा नहीं लगाने जा रहे। कैसे? So the NDB leads directly to the BRICS member to against their sovereign guarantee, thereby making membership in the BRICS critical. तो पहला एक, importantly unlikely IMF। अब जो एनडीबी है उसको मैं ये स्टेटमेंट जो है ना वो उर्दू में भी समझाऊंगा। वो ये है कि एनडीबी डज नॉट इम्पोज कंडीशन फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, नो मेंबर स्टेट कैन विटो द डिसीजन ऑफ द अदर मेंबर्स बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक साइज। यानी कितनी कमाल बात है कि अगर मुझे इंडिया ये कहता है, जिसका सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा हमें रुकावट इंडिया ने बनाई और बहुत बड़ी रुकावट बनाई कि हमें मेंबर क्यों नहीं करना चाहिए, वो रुकावट ये थी कि इनका इकोनॉमिक साइज अच्छा नहीं है। तो ब्रिक्स ने ये लाइन लिख दी है कि इकोनॉमिक साइज से छोड़कर हमारा इकोनॉमिक साइज अच्छा है, बड़ा है। सादा जुबान में बताऊं कि हमारा जो मीशत है, उसका टोटल साइज छोटा है या बड़ा, उसको हटा के डिस्पाइट ऑफ दिस, वो हमें जितनी असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, उसके लिए कोई भी मुल्क विटो नहीं करेगा। एक दफा ये डिसीजन हो गया, हर मेंबर को जितनी असिस्टेंस चाहिए होगी दी जाएगी, कोई भी उसके अंदर विटो नहीं कर सकता कि इसको नहीं दी जाएगी। और इसके अंदर साइज ऑफ इकोनॉमी को माइनस कर दिया। हैट्स ऑफ टू नेशनल, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप के पसीने निकल रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, वो ये कि एनडीबी ऑल्सो अलाउज कंट्री टू बोरो इन देयर लोकल करेंसीज। अच्छा, अब आप अपनी लोकल करेंसीज के अंदर जो है ना उनसे बोरिंग करेंगे, जिसका मेरे फ्लक्चुएशन ऑफ द मनी, मेरी मनी वैल्यू और मेरी मनी जो स्टॉक है, और जो डिवेल्यूएशन और डिवेल्यूएशन के मसले से मैं निकल चुका हूं। अगली बात जो है वो क्रूशियल इंपॉर्टेंट फीचर फॉर द पाकिस्तान गिव इज द वोलेटाइल फॉरेन रिजर्व। जिसके बाद अगर मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर आता हूं, तो यहां पर मेरे लिए फॉरेन रिजर्व जो है वो स्टेबलाइज करना आसान हो जाएगा। यानी मैंने पैसा ले लिया आपसे, यानी मैंने रशिया से, यानी मैंने ब्रिक कंट्री से, तो मेरे रिजर्व जब ऊपर चले जाएंगे, तो ला महला, मैं आपको मईशत का कानून बता रहा हूं कि मेरे पास जो है वो जो जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं या शरह सूद कहते हैं, जिसकी वजह से बुलंद तरीन सतह थी। इस जहां ये भी अर्ज करता चलूं कि बुलंद तरीन शरह हम इसलिए करते हैं कि जो करेंसी है उसको जो है वो डिवैल्यूएट करने के वजह उसको बैलेंस किया जाए। हालांकि ये जरूरी होती है, गलत नहीं होती कि जब आपको शरह सूद ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि महंगाई होती है, उसको शरह सूद को बैलेंस करने के लिए ऊपर कर देते हैं। अभी इसका फैक्टर और है कि इन्होंने शरह सूद काम क्यों किया, ये सिर्फ उन लोगों को नवाजने के लिए किया है जिनसे इन्होंने $6.5 बिलियन पाकिस्तान के बड़े अशराफिया से उठाए हुए हैं। और फिर बाद में अभी तो अमेरिका से, आईएमएफ से तो इतना पैसा ही नहीं मिला जो इन्होंने लोकल बोरोइंग की हुई है। और उनको सिर्फ 9% देने के लिए स्टेटमेंट का आहिस्ता आहिस्ता शरह सूद कम कर रहा है। इतनी बड़ी गड़बड़ है। और मैं किसी दिन इकोनॉमिक हिटमैन बन के सामने जब आपके आऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि कितने बड़े बड़े घपले हो रहे हैं। तो यहां अच्छा पर डॉक्टर सर साहब, हमारी डॉक्टर फॉरेन साहब, रिजर्व्स ऊपर हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि टाइम भी बड़ा मुख्तसर है, आपने ठीक कहा। सिर्फ हमारे जानने वालों को आसानी के साथ, आसान अल्फाज में ये बताइएगा कि, बल्कि हमारे यूं समझे पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि आम बंदे की तो पॉलिसी मेकिंग में कोई से नहीं है पाकिस्तान में, तो काइंडली बताइएगा पॉलिसी मेकर्स को क्या ऐसा करें ताकि उनकी ब्रिक्स में मेंबरशिप कंफर्म हो जाए। क्या जरूरी चीदा चीदा एक दो तीन चार इस तरह की कोई चीजें हमें बता दें। सर, फर्स्ट negotiation with Afghanistan and Pakistan, negotiation with Iran and Pakistan, and चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर, देन पूरे मुकम्मल मजबूत तरीके के साथ आपको अपना केस पूरी दुनिया के सामने करना पड़ेगा। जितनी जल्दी होगे कर्जों को मिनिमाइज कर दें,
ताकि आप ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ चले जाएं। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तमाम मुल्कों से बार्टर शुरू कर दें। जैसे यूरेशियन बेल्ट को गंदम की अब इस वक्त अशद जरूरत है। पाकिस्तान के पास अगर गंदम पुरानी पड़ी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक एक्सपर्ट बता रहे थे स्टॉक मार्केट के, पुरानी गंदम पड़ी है, महंगे दामों पे अब बेच दें। यानी ये जखीरा अंदोजी की बेईमानी अगर ना करें, तो यूरेशियन बेल्ट को फौरी बेच दें, आपको बिलियन ऑफ डॉलर का फायदा होगा। चुनाचे मैं सिर्फ जो नंबर वन ये कह रहा हूं कि यू मस्ट हैव टू हैव द निगोशिएशन विद अफगानिस्तान, उसके अंदर पीस सेटलमेंट करनी होगी। दूसरा, अफगानिस्तान ईरान के साथ पीस सेटलमेंट करनी होगी। तीसरा, किसी भी फड्डे में पड़े बगैर आपके साथ आपको काम करना होगा। एंड बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करते हुए, ये सारे मामला करते हुए आपको सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म की तरफ जाना होगा। और डॉक्टर तीसरी साहब, इंपॉर्टेंट बात सिर्फ है। सिर्फ ये कि अफगानिस्तान का मामला आपने सही कहा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से तो हमने चीन के प्रीमियर से कहा कि आप मीडिएट करवा दें। तो अफगानिस्तान ने कहा जी पाकिस्तान पे हमसे बात ही ना करें। तो वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे, तो बात किससे करे पाकिस्तान? कैन यू रिपीट सर? पाकिस्तान में जिस वक्त समिट हुई एससीओ की, तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि अफगानिस्तान वाले मसले को टेकअप करें और उनको समझाएं और हमारी बातचीत करवाएं। जिसपे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि अफगानिस्तान ने कहा जी पाकिस्तान के हवाले से हमसे बात ही ना करें। तो पाकिस्तान के सर पास क्या ऑप्शन रह जाता है? देखें ना, एक तरफ चाइना नाराज है हमसे कि हमारे ही लोगों पे क्यों अटैक हो रहा है, और जब अटैक की इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो सारे अफगानिस्तान से आते हैं, वहां से रसददारी है, वहीं ट्रेनिंग हो रही है, वहीं जखीरा उनको हथियारों का मिल रहा है। बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन में तो ये भी है कि इंडिया ने कुछ लिस्टें भी प्रोवाइड की हैं चाइना को बातचीत के जरिए से, जो कि अमेरिकन की ईमा पे जिन जिन लोगों को वो ट्रेनिंग देता था अफगानिस्तान में, जाके पाकिस्तान में जाके चाइनीज को टारगेट करें। तो कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान अगर तैयार नहीं है बातचीत के लिए, तो किससे बात करें और कैसे ये बर्फ कैसे पिघलेगी? नंबर वन सर, मुझे ये बताएं कि अगर मैं गॉड फॉरबिड अगर मैं अफगानिस्तान का सदर या प्राइम मिनिस्टर होता और मेरे सामने शहबाज शरीफ ये प्रपोजल लेकर आता, मैं भी साफ इनकार कर देता। नंबर वन ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और मैं साफ इनकार कर देता कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। नंबर वन। दूसरी बात ये कि इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आपके काकड़ साहब ने जो है उनके लोगों को यकदम इवैक्यूएट करने को कहा, और इस तरीके से इवैक्यूएशन जो है वो कभी भी मुनासिब नहीं रहा करती। पहले आप लेते नहीं है, या आप उनको जंग का हिस्सा ना बनाते, या आप उनके साथ मामलात ना बनाते, या जब आपने किया तो इस तरीके से फौरी आप छोड़ते नहीं। तो निगोशिएशन के चंद तरीके होते हैं, और निगोशिएशन की लाइंस बन रही थी। रही बात आपकी ईरान की, आपकी जो काकड़ साहब जिस वक्त हमला हुआ, आपको याद होगा पिछला जब ईरान ने हमला किया था, तो उस वक्त जो है ईरान का जो इंटरम प्राइम मिनिस्टर, काकड़ का नाम मैं भूल जाता हूँ, जो काकड़ है, वो उससे मिल रहे थे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर से। उन वो दोनों आपस में मिल रहे हैं और स्ट्रेट लाइन उनकी कनेक्शन में है, और इन दोनों को पता नहीं है, और यहां पर अटैक हो रहा है। तो आप अंदाजा करें ये कैसे हो सकता है कि जो है वो अनकोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हो सके। मैं सर कह रहा हूं कि निगोशिएशन निगोशिएशन निगोशिएशन, इसके अलावा कायनात में कोई हल बना नहीं है। उसके बाद जंगो जदल जितनी मर्जी कर लो, नहीं होगा। ब्रिक्स मेंबर बनने के लिए हमें ऑन द टेबल बैठना पड़ेगा। आप जयशंकर को देखें, उसने कहकर आया वो बात नहीं करेगा। हमने यहां पर तरतीब बनाई नहीं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर देखने, मैं आप सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है? डू यू नो एनी वन? और आपका कोई नेशनल सिक्योरिटी ड्राफ्ट है आपके पास? आपने ब्रिक्स और एससीओ समिट के लिए क्या फ्रेमवर्क बनाया सर? फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो भी मुश्तरका मामलात हैं, उनकी किन बुनियादों के ऊपर आपने मुतालबात मानने? सिर्फ एक शहबाज शरीफ उठ के चला जाए और वो कहेगा बात कर लो, वो कहेगा अच्छा ठीक है, ये तो नहीं होगा ना सर। मैं उसको कुछ दूंगा तो ही उसके अगेंस्ट में कुछ लूंगा ना। सो रशिया उज्बेकिस्तान से वाया अफगानिस्तान जो बात करेगा वो मानेगा, और फिर हमें पीस सेटलमेंट के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बात को हमें याद रखना है, हम बाय द इकोनॉमी साइज कमजोर है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम जैसे मुशर्रफ साहब जो है वो उठ के अगर वाजपेयी से हाथ मिला सकते हैं, तो हम पीस जो है वो ट्रीटीज के ऊपर क्यों साइन नहीं कर सकते? चाइना यहां बैठकर जापानीज के साथ पीस ट्रीटीज पे साइन करके ट्रेड नहीं कर रहा, तो मैं कैसे कह दूं कि हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं बन सकते? द ओनली हर्डर विद इन द ब्रिक्स मेंबर इज इंडिया, इज अ पावरफुल मेंबर। सिर्फ उसकी वजह से अब तक हम मेंबर नहीं बने।
अब हमें मुसलसल अपने कॉन्वॉयस भेजने पड़ेंगे रशिया के साथ और चाइना के साथ। लेकिन जो खतरनाक मामला अगर आज जो आगे आ रहा है, आपके पास यकीनन टाइम खत्म हो गया है, लेकिन ट्रम्प थ्रेटन 100% टैरिफ ऑन ब्रिक कंट्रीज इफ दे अबेंडन यूएस डॉलर। यकीनन आप इस पे मेरे से बात करना चाहेंगे। और उसने इतनी डिटेल्स में बात कर दी है कि वो बुरी तरीके से इसको एंटी वेस्ट अलायंस कह रहा है। इट अब ये इट इज दिस द चैलेंज फॉर द अमेरिका, फॉर द हेजमनी ऑफ अमेरिका, और इट इज द चैलेंज फॉर द ब्रिक्स कंट्रीज। ये तो डिसाइड अब होना है, लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो अपना मैक्सिमम गेन कर सकती है। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, फौरी तौर पे सारी वैकेंसीज खाली हैं। सबसे पहले तो आप जैसे लोगों को उन जगहों पे लगाएं जो सिंसेरिटी से चाहते हैं कि मेरे लिए एससीओ समिट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए शंघाई कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रिजर्व्स को बेहतर करना इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए जो है वो रीजनल पीस एंड ट्रीटी एंड हार्मनी जो है और कोलैबोरेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जब तक एक ऐसा आदमी नहीं बैठा होगा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ये नहीं पता होगा कि उसने कहां कहां किन किन डायमेंशंस पे बात करनी है, पाकिस्तान कभी ब्रिक्स मेंबर नहीं बन नहीं सकेगा। बन सकेगा। स्ट्रांगली पूरी दुनिया में केस पुट अप करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, बड़ी पते की बात की। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब का लबे कुछ इस तरह से बनता है कि रीस्ट्रक्चरिंग, इकोनॉमी साइज को बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म, सही बंदे अपनी सही जगह पे, और पीस विद नेबरिंग स्टेट्स, और तब ही आप ब्रिक के मेंबर बन सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया। नेक्स्ट वीक में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ इनफैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात कर लेंगे। मैं भी इस बात का कायल हूं कि रिफॉर्म के बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।